अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज हम पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का सेकंड यूनिट एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट को अपनी आसानी के लिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन कौन सा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या होता है और वो कौन कौन से सेल्स हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स हैं हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में काम करते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो करते हैं। और एट द एंड मैं आपको हीलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि हमारे बॉडी में हीलिंग किस तरह होती है। इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो उसको भी मैं मेंशन करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। अब हम पढ़ते हैं फंजाई, मतलब कि फंगस हमारे बॉडी को किस तरह इन्फेक्ट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी जो है वो पार्ट स्टार्ट होगा। Fungi are relatively large organism with thick wall that grow as either single celled like yeast or multi-celled like mods. Mods are aerobic and yeast are facultative anaerobes. Pathogenic fungi release myotoxins and enzymes that damage connective tissue. तो क्या होते हैं कि फंजाई हमारे पास लार्ज ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उसमें थिक वाल होता है। ये सिंगल सेल भी होते हैं जो हमारे पास यीस्ट हैं, या मल्टी सेल भी होते हैं जो हमारे पास मोड होते हैं। फंजाई क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स, इसके डिजीज, ये ऑलरेडी माइक्रोबियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वहीं से जाके आप फंगल इन्फेक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता हो ये एरोबिक्स भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, सही है। ये क्या करते हैं, ये मायोटॉक्सिन क्रिएट करते हैं, मायोटॉक्सिन सेक्रेट करते हैं हमारे बॉडी में, और वो मायोटॉक्सिन फिर हमारे कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज आपको ये पता होना चाहिए कि फंजाई किस तरीके के थ्रू हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। वो मायोटॉक्सिन एंड एंजाइम के थ्रू हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डिजीज काज बाय फंजाई आर कॉल्ड माइकोसिस। माइकोसिस वो डिजीज जो फंजाई की वजह से होती है, जिसमें हमारे पास स्किन डिजीज आते हैं, जिसमें हमारे पास डेंड्रफ वगैरह आते हैं, जिसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आते हैं, वेजाइनल डिजीज वगैरह आते हैं। तो ये तमाम किस चीज में आते हैं, ये हमारे पास क्या है कि डिजीज ऑफ फंजाई। तो फंगल इन्फेक्शन को हम कहेंगे माइकोसिस। मोस्ट फंजाई ग्रो एज अ पैरासाइट्स ऑन और नियर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड यूजुअली प्रोड्यूस माइल्ड एंड सुपरफिशियल डिजीज। अक्सर जो फंजाई होती है वो एज अ पैरासाइट रहते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट को इफेक्ट करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और खुद फायदे में रहते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो फंजाई होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ, स्किन के साथ अटैचमेंट में रहते हैं, और ये माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में। डिफरेंट टाइप ऑफ रेशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गए, तो ये फंजाई हमारे पास ये प्रोड्यूस करते हैं। Fungi causing deep infection enter the body through inhalation or through open wound. Deep infection are most common in association with other disease or as opportunistic infection in immunosuppressed individual. क्या होता है कि ये जब आपके बॉडी में इंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी में डीप इन्फेक्शन भी काज करते हैं, और या तो इनहेलेशन या वूंड के थ्रू ये बॉडी में इंटर होके हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड बनाते हैं, सही है। जो इनका डीप इन्फेक्शन है वो कब होता है, वो तब होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाए, सही है। आप जो बॉडी जो है वो डिफेक्ट उसमें आ जाए, तो उस कंडीशन में जो है फंजाई को मौका मिल जाता है और वो भी आपके बॉडी को इन्फेक्टेड बना देता है। इस तरह के इन्फेक्शन को हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब फंजाई को मौका मिल गया, वो आपकी बॉडी जो है वीक थी, उसको मौका मिल गया और उसने आपके अटैक करके फंगल इन्फेक्शन आप में प्रोड्यूस कर लिया।
Some fungi are part of normal body flora and become pathogenic when antibiotic kill bacteria that normally compete for nutrient and preclude fungal growth. For example, yeast in vagina may undergo rapid proliferation when antibiotic kill vaginal bacteria. देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा जिसे कहलाते हैं, जो ऑलरेडी आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो वो बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा इस तरह होते हैं कि वो हमारे बॉडी से खुराक लेते हैं लेकिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल फ्लोरा, तो वो खुराक के लिए compete करते हैं फंजाई के लिए और आपके बॉडी में फिर फंगल ग्रोथ नहीं होती। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक आपके पास आपकी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ साथ जो क्या होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया को भी खत्म कर लेते हैं, जो हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। तो जब वो आपके जो है यूजफुल बैक्टीरिया को ख़त्म कर लेते हैं, फिर इस कंडीशन में आप जो फंजाई होती हैं फिर उनको मौका मिल जाता है और वो क्या काज कर लेता है, वो आपके बॉडी पे अटैक कर लेते हैं और आप में इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। तो फंजाई जो है वो फिर इस तरह आपको इन्फेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक के थ्रू ख़त्म हो गए। और एंटीबायोटिक हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई इन्फेक्शन हो। तो वही पुरानी बात आ गई कि फंजाई आपको तब इन्फेक्ट करते हैं मैक्सिमम जब आपकी बॉडी वीक हो जाए। सही है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि यीस्ट जो है हमारे पास है ये वेजाइना में नॉर्मली रहते हैं, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, तो फिर आपके पास यीस्ट क्या कर लेते हैं, ये आपके वेजाइना को इन्फेक्टेड बना देते हैं। अब हमारे पास हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ विच आर यूकैरियोटिक टू लार्ज वर्म। पैरासाइट वर्म इंक्लूड एलिमेंथस, राउंड वर्म एंड टेप वर्म। Tissue damage may be result from infection in tissue or may be secondary to the individual immune and inflammatory response। क्या होते हैं जो हमारे पास पैरासाइट्स होती हैं, सिंगल सेलुलर भी होती हैं, वर्म भी होते हैं, राउंड वर्म भी होते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। खुद तो फायदे में रहते हैं लेकिन हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। तो ये खुद इन्फेक्शन के थ्रू हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं, या ये किस तरह करते हैं कि ये इस टिश्यू को डैमेज करते हैं, फिर हमारे बॉडी का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है उसकी वजह से वो टिश्यू जो है वो फिर कंप्लीट खत्म हो जाता है। पैरासाइटिक एंड प्रोटोजोवल इन्फेक्शन आर रेयरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। इन्फेक्शन स्प्रेड मेनली थ्रू वेक्टर और थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। और जो हमारे पास पैरासाइटिक या प्रोटोजोवल इन्फेक्शन होते हैं वो रेयरली हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट। और जो ट्रांसमिट होते हैं तो वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, या तो वो थ्रू वेक्टर जाएंगे या हमारे पास कोई वाटर या फूड होगा, वाटर के थ्रू, या कोई कंटेमिनेटेड पर्सन उसने टच किया फूड को, वहाँ पे फंजाई या पैरासाइट जो है वो प्रोटोजोवा ट्रांसफर हो गए। अब वो आप यूज़ कर ले तो फिर ये आप में डिजीज खास कर लेते हैं। लिहाजा जो फंजाई की ट्रांसमिशन है वो इस तरीके के साथ पैरासाइट की जो ट्रांसमिशन है वो इस तरीके के साथ होती है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक पे, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसका स्केच बता दूं कि जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन की तरफ बॉडी का जो रिस्पांस होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। और ये नॉर्मल रिस्पांस है, ये बॉडी के फायदे के लिए होता है। सही है। यहाँ इन्होंने आपको कहा है कि की पर्पस इसका क्या होगा, की पर्पस इसका होगा डिफेंस। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपकी बॉडी को मजीद प्रॉब्लम से बचाता है। टू हंट एंड किल इन्वेडर्स, टू लिमिट देयर स्पीड, टू प्रिपेयर टिश्यू फॉर रिपेयर। क्या होता है कि स्प्रेड, ये क्या करता है, ये जो इन्वेडर आपके पैथोजन वगैरह आपके बॉडी में आते हैं तो ये उसका शिकार करता है, उसके स्प्रेड को ख़त्म करता है और रिपेयरिंग करता है आपकी टिश्यू की। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस किस तरह उनको किल करेगा, किस तरह हमारे टिश्यू को रिपेयर करेगा, ये आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। की इवेंट्स क्या होते हैं कि इंक्रीज ऑफ वास्कुलर परमिएबिलिटी, ये वास्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है, वहाँ आपके WBC वगैरह की फ्लो ज़्यादा हो जाती है। तो WBC वगैरह क्या करते हैं, वो जो किल सेल होते हैं उसको ख़त्म करते हैं। रिक्वायरमेंट आर इमिग्रेशन ऑफ WBC, फेगोसाइटोसिस, तो ये तमाम चीज़ें थ्रू इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आपके बॉडी में होती हैं।
अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नॉर्मल बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म टू टिश्यू इंजरी, इन्फ्लेमेशन इज नॉट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में फर्क है। इन्फेक्शन काज करेगा बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस होगा, इम्यून रिस्पांस होगा टूवर्ड इन्फेक्शन। सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस व्हेन गेट टिश्यू इंजरी, सही है, क्या होते हैं कि आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल हैं वो एक्टिव होते हैं जब आपके पास किसी सेल या टिश्यू की इंजरी होती है। मेन ग्रुप क्या है? फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स जो हमारे पास सेल हैं इसको द ईटर्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं। मैक्रोफेजेस बिकम एक्टिव एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, ये किसी सेल पे बैठ जाते हैं और प्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि ये हमारे पास एंटीजन बाहर से आया हुआ है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स को लिटर ईटर्स भी कहते हैं। ये भी हमारे पास ईट आउट करते हैं, सेल को ख़त्म करते हैं जो बाहर की तरफ से आते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं बिकम टिश्यू मैक्रोफेज। जो हमारे पास मोनोसाइट हैं तो वो उसमें जो ग्रोथ डेवलपमेंट होके वो हमारे पास मैक्रोफेज बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट में फिर हमारे पास हेल्पर टी सेल होता है और किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या होते हैं कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि उसके ऊपर मार्क लगाते हैं कि ये बाहर की तरफ से आया हुआ पैथोजन है, ये आपको डिजीज पहुंचाएगा, लिहाजा आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसकी तरफ रिस्पांस शो कर लेता है। और जो हमारे पास किलर टी सेल होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? वो डायरेक्टली किल करते हैं बाहर आने वाले पैथोजन को। इसके बाद प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स रिलीज प्लेटिलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर विच इन टर्न बिगिन कॉल टू एक्शन एंड रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर। ये क्या करते हैं? ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाता है और केमिकल मेडिएटर्स को क्या करता है? रिलीज करता है। फिर वो केमिकल मेडिएटर जब रिलीज होते हैं तो वो अपनी तरफ इम्यून सेल को खींचते हैं। मास्ट सेल। मास्ट सेल रिलीज केमिकल मेडिएटर दैट बिगिन इन्फ्लेमेशन। मास्ट सेल क्या है? वो हमारे पास केमिकल मेडिएटर हैं जो इन्फ्लेमेशन को बिगिन करते हैं, जो आपके बॉडी को रिस्पांस देते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो गए हैं। अब केमिकल मेडिएटर्स क्या हैं? द इनिशियल मैक्रोफेज एंटीजन कॉम्प्लेक्स कॉज केमिकल मेडिएटर टू रिलीज। जो हमारे पास इनिशियल मैक्रोफेजेस होते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जो एंटीजन आपके बॉडी में आता है तो डायरेक्टली उसके साथ अटैच होके क्या करते हैं? केमिकल मेडिएटर्स को कहते हैं कि वो केमिकल रिलीज करे। सबसे पहले हमारे पास है हिस्टामीन। हिस्टामीन रिलीज होता है बेसोफिल एंड मास्ट सेल से। दी कॉज वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ वेसल वायर रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो हिस्टामीन हमारे पास क्या है? ये केमिकल मेडिएटर है जो सेक्रेट होता है बेसोफिल एंड मास्ट सेल से। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद आप एमसीक्यूज के लिए क्या याद रखना है कि ये वेजोडाइलेशन काज करता है, वेसल को डायलेट कर लेता है, उसमें ब्लड की फ्लो ज्यादा हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है तो आपके पास WBC उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे कोई इन्फेक्शन हो। और ये जो हमारे पास एक्शन है इसका वेजोडाइलेशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ वेसल इंक्रीज करना, ये थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड ये काम करता है। सही है, ये हिस्टामिन ये चीजें हम हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहीं से जाके आप इसको और भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये इजी है, इसमें एज सच कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन मेड इन मास्ट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम फैटी एसिड। ये हमारे पास जो मास्ट सेल है उससे प्रोड्यूस होता है। काज पेन एंड वेजोडाइलेशन, ये भी वेसल्स को डायलेट करता है लेकिन इसके साथ पेन भी प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन में जो पेन प्रोड्यूस होता है वो ये प्रोड्यूस करता है। सही है। इसके बाद ल्यूकोट्रीन्स। ल्यूकोट्रीन्स बेस्ट बेड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंस का सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन पेन एंड स्वेलिंग cause chemotaxis, very important for causing एलर्जी अस्थमा एंड एनाफाइलेक्सिस। देखो हमारे बॉडी में जो एलर्जी अस्थमा एंड एनाफाइलेक्सिस रिस्पांस होते हैं वो ल्यूकोट्रीन्स की तरफ वजह से होते हैं। ये कीमोटैक्सिस काज करता है और जो आपके पास स्पेसिफिक सिम्टम साइन है, जो इन्फ्लेमेशन के स्पेसिफिक आपके पास साइन है कि वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे रेडनेस होती है, तो वो इस ल्यूकोट्रीन्स की वजह से होती हैं। लिहाजा ये स्लाइड आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इससे आपका एक एमसीक्यू जरूर आएगा।
इसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कोड बैक्टीरियल सरफेस इनहांस फेगोसाइटोसिस एंड लाइसिस बैक्टीरिया इन एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन बिकम एक्टिवेटेड बाय इनिशियल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन होते हैं जो अफेक्टेड सेल के ऊपर खुद को कोट कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया आता है तो उसके ऊपर ये खुद को कोट कर लेते हैं और फिर ये खुद भी खत्म हो जाता है और उस बैक्टीरिया को भी खत्म कर लेता है। सही है। और ये क्या करता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होके, बैक्टीरिया के प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह के साथ बाइंड होके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और फिर इस मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास पैथोजेंस की डेथ हो जाती है। इंटरफेरॉन प्रोटीन दैट रिलीज बाय हेल्पर टी सेल एंड किल वायरसेस। क्या है, इंटरफेरॉन हमारे पास हेल्पर टी सेल से सेक्रेट होते हैं और ये वायरस को किल करता है। वायरल इन्फेक्शन में आपके बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस है वो इसके थ्रू होता है। ब्रेडिकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन फ्रॉम इनएक्टिवेटेड प्लाज्मा प्रोटीन काज सिमिलर इफेक्ट लाइक हिस्टामिन काज पेन इंड्यूस डब्ल्यूबीसी इनटू एरिया। क्या करता है, ये पेन क्रिएट करता है। ये हमारे पास सेक्रेट होते हैं कहाँ से, इनएक्टिवेटेड प्लाज्मा प्रोटीन से। इसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास हिस्टामिन इफेक्ट है कि ये कीमोटैक्सिस करता है। कीमोटैक्सिस कहते हैं कि जब आपके पास कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाए तो वो फिर केमिकल सेक्रीट कर लेता है। वो केमिकल अपनी तरफ डब्ल्यूबीसी वगैरह को खींचता है और इस तरह फिर आपका जो है इम्यून रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये कीमोटैक्सिस करते हैं और पेन काज करता है। लोकल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ये 5 चीज़ें आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आएंगे कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइन है। एक है रेडनेस जिसे रबर कहते हैं। रबर कहते हैं तो आपके पास इन्फ्लेम पोर्शन रेड होगा क्योंकि उसकी तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है। वो जगह गर्म होती है जिसे कैलर कहते हैं। फाराम इंक्रीज ब्लड सप्लाई क्योंकि उसकी तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो वो जगह गर्म होती है। स्वेलिंग होती है फ्रॉम इंक्रीज परमिएबिलिटी इंक्रीज प्रोटीन इन इंटेस्टिनल फ्लूइड। इसमें क्या होते हैं कि वो इन्फ्लेम जगह वो क्या होती है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। पेन होता है जिसे डॉलर कहते हैं, वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे केमिकल मेडिएटर प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हिस्टामिन हमारे पास है और ब्रेडिकाइनिन, ये क्या करते हैं, ये पेन क्रिएट करते हैं उस जगह में, फिर आपको पेन भी फील होती है। तो ये हमारे पास 5 कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन के। एमसीक्यूज के लिए आपको याद होना चाहिए। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, आल्सो गेट इन्फ्लेमेटरी एक्सर्डेड सीरस एंड प्रोलेंट। आपके पास वहाँ से सिक्रीशन भी हो सकती है। अगर सीरस है तो वो एलर्जिक रिएक्शन एंड बर्न्स को शो करेगा, या प्रोलेंट है जो हमारे पास क्लियर नहीं है तो वो इन्फेक्शन को शो करता है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है। सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या होगा इन्फ्लेमेशन का, आपको जनरल मलेरिया, आपको थकावट होती है, हेडेक होता है, आपको फीवर होती है। क्यों, ये पायरोजेंस की वजह से होती है। केमिकल रिलीज फ्रॉम फेगोसाइट, वो फेगोसाइट हमारे पास केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फिर आपको जनरल बॉडी वीकनेस होगी, आपको फीवर होगा, आपको हेडेक होगी। सही है। ये हमारे पास जो है पिक्चर के थ्रू उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको कट लग गया, यहाँ की जगह इन्फेक्टेड हो गए। इन्फेक्टेड इसके बाद हमारे पास क्या है, ये तमाम सेल जो है ये अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि अभी हमने पढ़ा, और इसके बाद फिर आपकी क्या हो जाती है, हीलिंग हो जाती है। सही है। अब पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के हमारे पास कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होंगे। इन्फेक्शन आपको हो सकता है, अल्सरेशन फ्रॉम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ के सेल आपके पास खराब हो सकते हैं। परफोरेशन ऑफ विजरा आपके पास हो सकते हैं। विजरा क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन है। अगर एक जगह पे इन्फेक्शन है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो गई उस जगह पे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपके पास विजरल मेम्ब्रेन को परफोरेटेड बना सकते हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन आपके बॉडी के अदर ऑर्गन को भी पहुंच सकता है। सही है। वहाँ पे स्कार, इन्फ्लेमेटरी पोर्शन पे स्कार बन सकता है। अगर आपके पास कोई जॉइंट में है, कोई बोन में है, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वहाँ पे मसल स्पाज्म हो सकता है। रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने की वजह से आपके वो बोन जॉइंट वगैरह वो स्टिफ हो सकते हैं। अगर कोई लंग्स वगैरह में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर आपके पास गैसेस एक्सचेंज भी डिफेक्ट हो सकता है। अब
आपको पता किस तरह चलेगा कि इस पर्सन के बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू है, तो वो WBC काउंट की वजह से, अगर आपके पास WBC ज़्यादा होती है मतलब उस पेशेंट की बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। ESR आप चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेल इंजाइम आप चेक करेंगे, और C रिएक्टिव प्रोटीन ये टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि अगर C रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा है मतलब उस बॉडी के पर्सन के बॉडी में क्या है, उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन जारी है, सही है। तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन के बारे में है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, एक्यूट क्या है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हमारे पास 2 से 3 दिन तक होता है, सही है, और ख़ुद ब खुद जो है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं, ख़ुद ब खुद आपके पास रिकवर हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक होता है तो वो तब होते हैं कि अगर आपके पास इन्फेक्शन जो है वो परसिस्ट है तो फिर इन्फ्लेमेटरी फिर आपके पास क्रॉनिक होता है। कनेक्टिव टिश्यू रिएक्शन आपके पास इंक्रीज होगा, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन सेल्स का रिएक्शन इंक्रीज होगा, गेट मोर स्कार, आपके पास स्कार ज़्यादा बनेंगे अगर आपके पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अब यहाँ इन्होंने बताया है कि इन्फ्लेमेशन को ट्रीट किस तरह करेंगे। देखो इन्फ्लेमेशन तो सही है, नॉर्मल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे। एस्प्रिन ब्लड थिनर हम यूज़ करेंगे ताकि ब्लड सप्लाई आपके पास नॉर्मल रहे। एनसेड हम यूज़ करेंगे ताकि कोई पेन वगैरह ना हो। ग्लूकोकार्टिकाइड हमारे पास स्टेरॉइड हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे। हीट एंड कोल्ड थेरेपी हमारे पास अक्सर होती है। फिजियोथेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास कोई क्रॉनिक के कोई जॉइंट या मसल्स वगैरह में है तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपी यूज़ करेंगे। और प्रिवेंट कंट्रैक्चर मतलब कि जो आपके जॉइंट वगैरह है उसको कंट्रैक्ट फॉर्म में आपने नहीं रखना, बल्कि आपने उसको मोशन मूवमेंट देनी है। अब हमारे पास लास्ट स्लाइड है इस यूनिट का, हीलिंग किसे कहते हैं। देखो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं स्कार बन जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट को कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। 3 वे डिपेंडिंग ऑन टिश्यू इन्वॉल्व एंड डिग्री ऑफ इंजरी। देखो हमारे पास 3 तरीकों के साथ हीलिंग होती है और वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है और इंजरी की डिग्री कौन सी है, किस डिग्री तक आपके पास इंजरी हुई है। फर्स्ट हमारे पास है रिजोल्यूशन क्या है, डैमेज सेल रिकवर इन शॉर्ट टाइम, माइल्ड सनबर्न। आपके पास छोटा सा सनबर्न होता है या कोई माइल्ड आपके पास प्रॉब्लम है और खुद ब खुद वो रिकवर हो जाए कम से टाइम में, तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। सेकेंड हमारे पास है रीजनरेशन क्या है कि आपके पास कोई सेल डैमेज हो गए इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, फिर क्या हो जाते हैं वहां पे बिल्कुल उसी तरह के सेल रीजनरेट हो जाते हैं थ्रू माइटोसिस प्रोसेस, सही है। और वहां पे आपके पास छोटा सा स्कार बन जाता है या बिल्कुल स्कार बनता ही नहीं, तो वो हमारे पास सेकेंड स्टेप है, सेकेंड टाइप है हीलिंग का। थर्ड में क्या हो जाते हैं, स्कार फॉर्मेशन। जब आपके पास जख्म गहरा हो, जब आपके पास इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं कि वो जगह रिकवर होती है, हीलिंग होती है, लेकिन उस जगह पे स्कार टिश्यू बन जाते हैं और वो स्कार टिश्यू सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फीलिंग करते हैं, उनका ना तो कोई फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कोई फंक्शन जो है उनका होता है और ना उसमें कोई ब्लड सप्लाई, ये चीज़ें सही से होती हैं। तो ये भी हमारे पास एक टाइप का हीलिंग है कि वो जगह जख्म ख़त्म हो गया है, वहाँ पे स्कार टिश्यू बन गए हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं। तो ये हमारे पास हीलिंग प्रोसेस इस तरह होता है। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है कि देखो ये हमारे पास यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, ये बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्कार नहीं बना, लेकिन ये जो हमारे पास बड़ा कट है तो ये इसकी रिकवरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कार बना हुआ है। तो ये हमारे पास हीलिंग, अगर प्राइमरी कोई इंटेंशन है कि प्राइमरी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे छोटा सा स्कार बनता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास वुंड गहरा है तो वहाँ पे आपके पास एक क्लियर विजिबल स्कार बन जाता है, सही है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम लार्ज स्कार के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। देखो जब आपके पास स्कार टिश्यू बन जाते हैं तो वो तो फंक्शन नहीं करते, तो आपके पास जो नॉर्मल सेल का फंक्शन है वो फिर आपके पास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सेल ख़राब होके उसकी जगह स्कार टिश्यू आपके पास आ गए हैं। तो ये आपके पास स्टेनोसिस काज कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकता है, ये आपके पास अल्सरेशन काज कर सकता है। मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई आपके पास कंप्रोमाइज़ होती है, वहाँ पे आपके पास
फ्लो न्यूट्रिएंट वगैरह का नहीं होता, तो ये कॉम्प्लिकेशन हमारे पास होती है। अब हमारे पास वो फैक्टर जो हीलिंग को प्रमोट कर सकते हैं और वो फैक्टर जो हीलिंग को डिले करते हैं, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। इससे आपके पास सिनेरियो बेस एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर आप सही से न्यूट्रिएंट लेंगे, ब्लड सप्लाई सही होगी, आप उनको क्लियर करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, ड्रेसिंग वगैरह आप उसकी करेंगे और कॉम्प्लिकेशन आप जो है कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करेंगे, तो फिर उस कंडीशन में आपके पास क्या होगी, आपके पास हीलिंग प्रमोट हो सकती है। इसके बाद फैक्टर डिलेइंग हीलिंग, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके क्या करते हैं, जो आपके पास हीलिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। तो उसमें ओल्ड एज आता है, फॉरेन मटेरियल अगर वहाँ पे है, ब्लड सप्लाई सही नहीं है, न्यूट्रिएंट सही नहीं है, या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, एडेमा है, हेमाटोमा है, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, वहाँ आप जख्म की सही से सफाई नहीं करते, तो फिर आपके पास हीलिंग प्रोसेस जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो एक तो हॉस्पिटल केयर हमने उसको इस तरह प्रोवाइड करना है ताकि उसकी हीलिंग जल्द से जल्द हो। सेकंड, हमारे पास ऐसा होता है कि हम उसको घर के लिए एडवाइस भी करते हैं कि ये जख्म तब सही होगा जब आप इसकी केयर करेंगे। तो ये हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी सेकंड यूनिट का रिमेनिंग पार्ट था। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। एक दो दफ़ा आप जो है इस यूनिट को देख ले, इसमें मुश्किल एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें आपने ये तमाम चीज़ें याद रखनी है कि हीलिंग प्रोसेस, इन्फ्लेमेटरी सेल कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।